वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। टुडे वी विल स्टडी डिलिमिटेशन, एक ऐसा टॉपिक जो इंडिया की डेमोक्रेसी को फंडामेंटली रीशेप कर सकता है। तो चलिए आज की डिस्कशन शुरू करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल से। आखिर ऐसा क्यों हो सकता है कि फ्यूचर में इंडिया के कुछ स्टेट्स अपनी पॉलिटिकल पावर खो दें? इसका जवाब एक ऐसे प्रोसेस में है जिसका नाम है डिलिमिटेशन। ओके, तो इस कॉम्प्लेक्स इशू को आसानी से समझने के लिए हमने आज की चर्चा को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। सबसे पहले वील कवर द बेसिक्स ऑफ डिलिमिटेशन, फिर हम इसके कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को देखेंगे, उसके बाद हम सबसे क्रिटिकल इशू पर फोकस करेंगे, द रिप्रेजेंटेशन डिलेमा, और फाइनली वील एक्सप्लोर कि एक फेयर सोल्यूशन आखिर क्या हो सकता है। ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, डिलिमिटेशन द बेसिक्स। यहां हम समझेंगे कि ये एक्चुअली है क्या, व्हाट इज इट एंड व्हाई इज इट नीडेड। सो व्हाट एग्जैक्टली इज डिलिमिटेशन? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेफिनेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। देखिए, डिलिमिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द नंबर ऑफ सीट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। सिंपल शब्दों में कहें तो लोकसभा और विधानसभा के लिए कितनी सीट्स होंगी और उनकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज क्या होंगी, यह तय करने का प्रोसेस ही डिलिमिटेशन है। और यह काम एक बहुत ही हाई पावर्ड बॉडी करती है जिसे हम डिलिमिटेशन कमीशन कहते हैं। अब थोड़ा इसकी हिस्ट्री पर नजर डालते हैं। इंडिया में आजादी के बाद से अब तक 4 बार डिलिमिटेशन कमीशंस बनाई गई हैं। पहली 1952 में, उसके बाद 1963, फिर 1973 और जो सबसे रीसेंट कमीशन थी वो 2002 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। ये टाइमलाइन हमें क्या बताती है? ये बताती है कि ये एक पीरियोडिक एक्सरसाइज तो है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर सेंसस के बाद हो। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड सेक्शन, द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क। किसी भी टॉपिक को, खासकर पॉलिटी के आगे समझने के लिए उसकी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस को समझना बहुत जरूरी होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए बहुत स्पेसिफिक प्रोविजंस दिए गए हैं। सबसे पहले आर्टिकल 82, यह पार्लियामेंट को पावर देता है फॉर द रीएडजस्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज आफ्टर ईच सेंसस। बिल्कुल इसी तरह आर्टिकल 170 स्टेट असेंबलीज के कॉन्स्टिट्यूएंसीज के रीएडजस्टमेंट की बात करता है। इसके अलावा 2 और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 330 एंड आर्टिकल 332, जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सीट्स के रिजर्वेशन से डील करते हैं, लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में रेस्पेक्टिवली। नाउ दिस इज रियली क्रूशियल, और इस स्लाइड पर ध्यान दें, द ऑर्डर्स ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन दे हैव द फोर्स ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इन्हें किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, और ना ही पार्लियामेंट या कोई स्टेट लेजिस्लेचर इन्हें मॉडिफाई कर सकती है। यह प्रोविजन इसे एक बेहद बेहद पावरफुल बॉडी बनाता है। लेकिन ये जो रूल है ना कि कैन नॉट बी चैलेंज्ड, इसमें हाल ही में एक एवोल्यूशन हुआ है। देखिए, 1966 का एक लैंडमार्क केस था, मेघराज कोठरी केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जुडिशियल इंटरफेरेंस इज रिस्ट्रिक्टेड ताकि इलेक्शन प्रोसेस में डिले ना हो। पर अभी 2024 के किशोर चंद्र राठौड़ केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कमीशन का कोई ऑर्डर मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी हो, यानी साफ तौर पर इलॉजिकल या मनमाना लगे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स उसको रिव्यू कर सकती हैं। सो दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट फ्रॉम एन एग्जाम पर्सपेक्टिव। चलिए अब आते हैं इस पूरी डिस्कशन के सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, द रिप्रेजेंटेशन डिलेमा। यहां हम समझेंगे कि कैसे पॉपुलेशन और फेडरलिज्म के बीच एक बैलेंस बनाना जरूरी है। तो सबसे पहले डिलिमिटेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वेल, फर्स्ट, इट फुलफिल्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। सेकंड, ये पॉलिटिकल इक्वालिटी के प्रिंसिपल को अपहोल्ड करता है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। थर्ड, ये गैरीमैंडरिंग को प्रिवेंट करता है। गैरीमैंडरिंग, जैसा कि आप जानते होंगे, इज द प्रैक्टिस ऑफ मैनिपुलेटिंग इलेक्टोरल बाउंड्रीज टू गिव वन पॉलिटिकल पार्टी एन अनफेयर एडवांटेज। और फाइनली, इट शेप्स द फेडरल बैलेंस ऑफ पावर और इफेक्टिव गवर्नेंस इंश्योर करता है। अब देखते हैं इसका सबसे बड़ा चैलेंज, ऐसी चीज जो इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोवर्शियल बनाती है। अगर हम लोकसभा की सीट्स को स्ट्रिक्टली पॉपुलेशन के बेसिस पर रीएलोकेट करते हैं तो क्या होगा?
जैसा कि आप इस बार चार्ट में देख सकते हैं, जो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ वाले स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश, बिहार, उन्हें ज्यादा सीट्स मिलेंगी। वहीं दूसरी तरफ जो लो पॉपुलेशन ग्रोथ वाले स्टेट्स हैं, खासकर सदर्न स्टेट्स जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया है, उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, उनकी सीट्स कम हो जाएंगी। सो ये जो पोटेंशियल शिफ्ट है, ये एक बहुत ही क्रिटिकल इशू को जन्म देता है जिसे हम कहते हैं फेडरल इम्बैलेंस। और ये इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर के लिए एक सीरियस थ्रेट है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि कुछ स्टेट्स को नेशनल पॉलिसीज को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के लिए इन अ वे पीनलाइज किया जा रहा है। इस फेडरल इम्बैलेंस के अलावा भी कुछ और चैलेंजेस हैं, जैसे कि एससी और एसटी के लिए रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का फेयर प्लेसमेंट करना। अक्सर इस प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक पार्टिसिपेशन की कमी देखी जाती है। और एक बहुत बड़ा इशू है सेंसस कंडक्ट करने में डिले। इसकी वजह से पुराने डेटा पे रिलाई करना पड़ता है, जो रिप्रेजेंटेशनल इम्बैलेंस को और भी बढ़ा देता है। तो अब सवाल उठता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। यहां हम कुछ इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस और वे फॉरवर्ड पर चर्चा करेंगे। अगर हम दुनिया की दूसरी बड़ी डेमोक्रेसीज को देखें तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग मॉडल्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूरोपियन यूनियन में एक प्रिंसिपल यूज होता है जिसे कहते हैं डिग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सीट्स को 43 पर कैप कर दिया है। वो सीट्स बढ़ाते नहीं, बल्कि उन्हीं सीट्स को मेथड ऑफ इक्वल प्रोपोर्शन से स्टेट्स के बीच रीडिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। So let's take a moment to understand this very important term, digressive proportionality. देखिए, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है where the ratio of population to the number of seats increases as the population of a member state increases. सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब ये है कि स्मॉलर स्टेट्स को पर कैपिटा ज्यादा सीट्स मिलती है एज कंपेयर टू लार्जर स्टेट्स। ये मॉडल स्पेशली डिजाइन किया गया है छोटे स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उनकी आवाज बड़े स्टेट्स के सामने दब ना जाए। तो इन सब लर्निंग्स के बेसिस पर इंडिया के लिए वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? एक्सपर्ट्स कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स सजेस्ट करते हैं। नंबर 1, सिर्फ पॉपुलेशन पर डिपेंड ना करके एक टोटल फर्टिलिटी रेट यानी टीएफआर एडजस्टेड फॉर्मूला का यूज किया जाए सीट एलोकेशन के लिए। नंबर 2, प्रोसेस को और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और पब्लिक एंगेजमेंट को बढ़ाया जाए। नंबर 3, हर सेंसस के बाद पीरियोडिक रिव्यूज कंडक्ट किए जाए ताकि डेमोग्राफिक शिफ्ट्स रिफ्लेक्ट हो सके। एंड फोर्थ, बाउंड्रीज इस तरह से ड्रॉ की जाए कि कम्युनिटी यूनिटी प्रिजर्व हो और इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन एंश्योर हो। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के अलावा एक और पावरफुल टूल है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो है फिस्कल फेडरलिज्म। जो फाइनेंस कमीशन है वो फंड एलोकेशन के लिए डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस जैसे क्राइटेरिया यूज कर सकती है। इससे क्या होगा? इससे उन स्टेट्स को फाइनेंशियली रिवॉर्ड किया जाएगा जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल में अच्छा परफॉर्म किया है, ताकि उन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ फाइनेंशियल लॉस भी ना हो। और ये कोड इस पूरी डिबेट के कोर चैलेंज को बहुत खूबसूरती से समराइज करता है। द रियल चैलेंज इज टू बैलेंस डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन विद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हमें ये इंश्योर करना होगा कि स्टेट्स को उनके प्रोग्रेसिव सोशल आउटकम्स जैसे कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए पीनलाइज ना किया जाए। इसी बैलेंस को हासिल करना इंडिया के डेमोक्रेटिक फ्यूचर के लिए सबसे जरूरी है। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।